ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो रचनात्मक स्वतंत्रता लेकर के हमने की है। हमारा कोई दावा नहीं कि लड़ाई वास्तव में ऐसी ही हुई थी, लेकिन आपको एक मिलिट्री कमांडर के नजर से कैसे दिखाई दे ये हम देख सकेंगे, इसके ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि महाराणा प्रताप के उस घाटी के युद्ध के संदर्भ में भाग 2 में आपको उस बैटल का कैसे प्रेजेंटेशन हुआ था, बैटल कैसे चला था, इसके संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूँ। शायद आपको अच्छी लगे और आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि हाँ, शायद ऐसे ही हुआ होगा। तो मैं यहाँ से अभी चलते हैं। ये आपको पता है कि हम आर्म फोर्सेस के तीनों युद्ध के विशेषज्ञ हैं। उनके से कंसल्टेशन करके ये प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं और उसका प्रेजेंटेशन मैं करता हूँ। भी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कहूंगा कि बोलो एक लिंग जी की, यह है राजपूतों की पारंपरिक एक रणगर्जना, तो उससे हम शुरू करेंगे। तो मैं कहूंगा बोलो एक लिंग जी की, तो आपको जय कहना है। शायद आप घर में बैठे बैठे ही ये सब कर सकते हैं। बोलो एक लिंग जी की जय, जय। बोलो बजरंग बली की जय। जय। और राजपूताना राइफल्स की जो है वो रणगर्जना है, बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय। और भारतीय वायुसेना जिससे मैं बिलोंग करता हूं, उनकी है भारत माता की जय। जय। चलो इससे हम आगे चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मेवाड़ राज्य कहाँ है, हल्दी घाटी कहाँ है, ये सब पता नहीं है। खैर मैं आपको ये स्लाइड्स आप देख करके पता चलेगा कि राजस्थान के एक नीचे वाले हिस्से में ये है, 3-4 जिले हैं। ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो रचनात्मक स्वतंत्रता लेकर के हमने की है। हमारा कोई दावा नहीं कि लड़ाई वास्तव में ऐसी ही हुई थी, लेकिन आपको एक मिलिट्री कमांडर के नजर से कैसे दिखाई दे ये हम देख सकेंगे, इसके ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। ये इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी वगैरह जो बातें हैं वो आप पढ़िए, क्योंकि उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहता, क्योंकि वो बड़ी लंबी बात है। तब राजा अकबर की उम्र 32 साल थी, वो अभी सम्राट नहीं बने थे। इसके बाद वाले 10-12 साल में उन्होंने बहुत सारे यानी बंगाल, ओडिशा और बहुत सारे ऐसे प्रदेशों के ऊपर अपना कब्जा किया। उसके बाद वो अकबर को सम्राट की पदवी या सम्राट का स्थान प्राप्त हुआ। वो थे 32 साल के। ये जो थे कुंवर मानसिंह, जब हम राजा मानसिंह कहते हैं तो वो तब बाद में जब उनका ये हुआ राज्यारोहण होगा, तो उसके पहले वो राजकुमारी थे। तो वो है, उनकी आयु थी 27 साल और महाराणा प्रताप की आयु थी 37 साल। ये और भी कुछ बातें हैं इसके बारे में। इसमें हाथियों का एक स्पेशल एक ये है, अभी आगे जाकर के हमें पता चलेगा कि हाथी, चेतक घोड़ा और ये तो हमें पता है होने वाली बातें हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये एक लास्ट वाला मैं बात कहूं कि 1596 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 1615 में मेवाड़ साम्राज्य और मुगलों के बीच एक शांति संधि हो गई। यानी इतने स्ट्रगल और ये करने के बाद फिर से भी मेवाड़ियों को मुगलों का एक संधि और ये करना पड़ा। और उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे राजवंशियों की महिलाओं को मुसलमान धर्म में परावर्तित नहीं किया जाएगा। हमारा 5000 सिपाहियों का जो एक मनसब का एक सम्मान है वो हमें मिलेगा, लेकिन मैं मेवाड़ का शासक आपके दरबार में उपस्थित नहीं रहूंगा। तो देयर रियली एक अलग से एक उनको स्टेटस दिया गया, क्योंकि तब तक अकबर भी मर चुके थे और वो जहांगीर, जिनको ऐसे लड़ाई करने में ज्यादा कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो शायद ये कुछ बातें हो गई, वो पुरानी बातें हैं। अब वो उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। एक डिस्क्लेमर है कि जो भी कोई कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो अच्छा है, फिर भी तो हम निकाल देंगे। अब देखेंगे तो ये हॉकी और फुटबॉल का ये फील्ड किस लिए दिखाया गया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि फुटबॉल और हॉकी और हमारे युद्ध की संकल्पना ये कुछ कुछ मिलती है, सब जगह नहीं।
अब आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सामने दोनों की दो पार्टियां एक दूसरे के सामने ऐसी खड़ी है, और जैसे वो सीटी बजेगी तो एकदम युद्ध शुरू हो जाएगा, यानी वो खेल शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये प्लेसमेंट है यहाँ की गई है, या इधर आप देख सकते हैं नंबर 10, 7, 9, ये सभी जो प्लेसमेंट्स है उसका एक विशेष महत्व है। वो कैसे है हमारे मुगलों के संदर्भ में, वो मैं दिखाता हूँ। और ये तो मैंने आपको बता दिया। ये मैं आगे चलता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये है फॉरवर्ड्स, और ये जो है या ये सेंटर फॉरवर्ड, इसको नंबर 10 बोलते हैं। या नंबर 10 की जर्सी पहनना एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज़ ही इज़ द मेन पर्सन इन मेकिंग द गोल्स। लेकिन वो फील्ड में है, खेल में है। हम ये है फॉरवर्ड्स और ये है सेंटर्स, सेंटर्स लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, और ये रियर में है वो चंदाउल जिसको बोलते हैं, वो एक साइड में लेफ्ट, वहाँ ऑल दैट रिजर्व्स आर केप्ट, रिजर्व फोर्सेस, और दूसरा यहाँ छावनी है जहाँ वो रहते हैं, खाने पीने बनाने का चांस है। सो इन शॉर्ट इट इज, और ये कोल जो है, कोल इज द प्लेस वेयर द कमांडर ऑफ दैट पर्टिकुलर fighting force, he is there. Generally he is sitting on a in a high place, is something like an elephant, and from there he is maneuvering the whole thing, and he is getting the inputs from Iltamash. ये जो Iltamash करके है, they are some sort of a platoons which are connected to all this Haraval one side, Jarandhar on one side, and Chandavul on the rear side, and they are giving the informations कि क्या कहाँ हो रहा है, और जहाँ जरूर पड़े या जहाँ कुछ फोर्सेस की ज्यादा हो जरूरत, तो वहां वो भेजने के लिए ये टू असिस्ट दिस, ये जो हमारे कोल में बैठे हुए सेनापति है, उनको डिसीजन लेने के लिए वो मदद करते हैं। तो इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने दोनों तरफ से एरो जो दिखाए वो है कि ये फॉरवर्ड, ये यहाँ, ये अभी जब हम बात कर रहे हैं, ये मुगल सेना का जो एक फॉर्मेशन था, ये मैं 200-250 साल के बीच तक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन मैंने अभी दिखाया। तो इस संदर्भ में ये घाटी में जो युद्ध हो रहा था उसका कैसे है, वो ही देखे, कोल, अल्तमश, ये आप देख सकते हैं। यही एक फॉर्मेशन इसी स्टैंडर्ड का, ये उसी स्टाइल का था। तो अब हम जाते हैं वहां जहां एक्चुअल बैटल होने वाला है। तो एक साइड में ये नदी है, बनास नदी, और इस साइड में ये जो अरवली पर्वत के जो कुछ ये है वो के पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों में से ये टेकड़ियां है। उनकी हाइट कोई ज्यादा नहीं, लेकिन वो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इसलिए वो यहाँ जाना मुश्किल होता है। और अब हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जो बड़ा तोपखाना था, जो हकीम सूर के अंडर था, वो यहाँ लगा हुआ था। महाराणा का मुख्य शिविर जो था वो हल्दी घाटी से थोड़ा सा आगे, ये देखिए हल्दी घाटी यहाँ है, और महाराणा का शिविर यहाँ था, हेडक्वार्टर। दूसरा एक शिविर यहाँ था, जहाँ बहुत सारे उसके उनके तरफ से लड़ने वाले जो सरदार थे और उनकी जो ट्रूप्स थी यहाँ बैठी हुई थी। ये मुख्य हाथियों का एक शिविर जो था वो यहाँ आया था, और भील लोग जो यहाँ ऐसे छोटी-छोटी टेकड़ियों के दोनों तरफ बैठ करके आने जाने वाले रास्ते को इस तरह से रोकते थे, या उनके ऊपर अ, बाणों की बौछार करके उनको घायल करना है, उनको भगा देना घबरा करके, उनका ये काम था। जैसे यहाँ बैठे हुए वैसे ये सब जगह बैठे हुए हैं, लेकिन ये तोपखाने के साथ यहाँ भी एक जगह है, यहाँ भी वो भील यहाँ छिपे हुए थे। ऐसे करके ये इनका एक बना हुआ था, इनकी पोजीशन, शक्ति जो सैन्य शक्ति की इस तरह से उन्होंने लगाई हुई थी। इस साइड में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मोलेला करके एक जगह है, वहां मोलेला की हिल के सामने यहाँ सभी फॉर्मेशन जो अभी मैंने बताया, वो फॉर्मेशन फॉरवर्ड, सेंटर और रियर ऐसे करके यहाँ ये तैयार थे। और 18 जून की अब बात करते हैं। 18 जून तारीख को ये एक्चुअल बैटल शुरू हो गया। ये तो मैं अभी ये इसमें ज़्यादा नहीं देता हूँ। ये आप देखिए जंतर मंतर है ना, दिल्ली में और जयपुर में। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि राजा मान सिंह या सभी जो लोग थे, जो जयपुर घराने के, वो आपका अब उनके साथ वो ज्योतिषी रखते थे, और योग कौन सी अच्छा दिन है, इसके ऊपर उनका विश्वास था। इसीलिए आप देखेंगे तो 3 अप्रैल जब वो वहां से निकले आमेर के किले से, या जयपुर अभी समझने में इजी रहे इसलिए, वो तो 3 तारीख को
वही वो सर्वार्थ सिद्धि योग था। और आप 18 जून को देखेंगे जब वो एक्चुअल बैटल हुआ, वो भी देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग। ये दोनों पंचांग आज भी आप निकालेंगे तो ये योग दिखाता है, और ये योग का भी एक महत्व वो राजपूतों को और ज्यादातर जयपुर के राजपूतों का था। ये हम समझ सकते हैं उनकी ये जो ये बनाए हुए वास्तु बनाई हुई है। चलो मैं आगे चलता हूँ। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आप लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ऊपर तो दृश्य क्रमांक दिया है, टाइमिंग दिया हुआ है, और जब मैं बात कर रहा हूँ तो अलग-अलग पॉकेट्स में ये युद्ध कैसे लड़ा गया, ये दिखाने की मेरी कोशिश है। अब तो चलो देखते हैं कि 8 बजे सुबह क्या हुआ था। उसके पहले 6 साढ़े 6 बजे से वो सभी ट्रूप्स फॉरवर्ड जो थे मुगलों के, वो बनास नदी पार करके आ गए थे, सामने आ गए थे। अब 8 बजे की एक जो सिचुएशन है उसमें जब मैं वो कह रहा था ना, तो आगे वाले हमलावर यानी कि स्किर्मिशर्स, वो स्किर्मिशर्स ये इधर-इधर यहाँ आकर के देख, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पहाड़ियों में जाने के बजाय यहाँ इस नदी के साथ-साथ जाकर के यहाँ इनकी क्या चक्कर है कि कहाँ से जाया जाए वगैरह ढूँढने के लिए। तो ये सिचुएशन थी और ये स्किर्मिशर्स यहाँ तक पहुँचे हुए थे। अब स्किर्मिशर वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। ये अभी देखो ये संक्राम आर्क जो है वो स्किर्मिशर्स यहाँ अंदर जा रहे हैं। भील एक ये देखिए ये एक पहाड़ी है और ये एक इस साइड में पहाड़ी है, और इस बीच वाले इसमें ये स्किर्मिशर्स अभी हमलावर दस्ते जा रहे हैं तब वो उनके ऊपर अटैक होता है और वो भागना पड़ता है उनको, और वो भागे-भागे ऐसे ही बनास नदी के पीछे से पीछे-पीछे जा रहे हैं। और ये हकीम सूर जो है उनका तोपखाना कहाँ था, तो ये यहाँ था। आगे वाले आने वाले इसमें भी आप दिखाई देगा। तो यहाँ तोफखाने से ही जो भी इधर आ जाए वो पहले तो मार खाएँगे इधर से बौछारों की से, वो जो बचेंगे वो आगे आएँगे तो वो यहाँ तोफखाने से गोलाबारी करके वो उनको भगाया गया और वो पीछे चले। ब अब जो मैं कह रहा था कि वो सब पीछे चले गए, ये ऐसे करके इधर चले गए। अब ये देखने के बाद असद खान और राजा लूणकरण, ये जो सेंटर फॉरवर्ड की मैं जब बात कर रहा था, वहां के जो फोर्सेस थे, वहां के कुछ प्लाटून्स, प्लाटून्स का मतलब है 50-60 लोग, और ये जो कंपनी इज अबाउट 150 टू 200, आजकल के कन्वेंशनल इसमें रफ आइडिया आने की। तो ये दो कंपनियां असद खान की और लूणाकरण की या इस जगह गए, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको पता ही नहीं चल रहा था ना, ये हमारे जो बंदे गए वहां वो वापस भाग रहे हैं। तब उनको पता चला कि यहाँ ऊपर टेकड़ियों से ये जो है बाणों की बौछार हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, वो पीछे से गए टेकड़ियों के ऊपर चढ़ करके, और उन्होंने ये जो भील थे उनको एक तो मार दिया या वो भगा दिया। और इस साइड वाले जो थे इनके ऊपर भी भागा। तो दिस इज द काउंटर एक्शन ऑफ द मुगल फोर्सेस। तो ये उन्होंने करने के बाद अब ये भाग भी गए, अब रास्ता भी क्लियर हो गया। अब जाकर के और भी एक उनकी जो कंपनियां थी वो यहाँ नदी को पार करके वो हकीम सूर के जहाँ तोपखाने थे और तोपगोले की जगह थी, वहां जाकर के उन्होंने वो तोपखाना भी तोड़ दिया और वो नॉन इफेक्टिव हो गया। इसीलिए पूरा यह जो एरिया है वो सब खत्म हो गया। तब बचे हुए थे सुबह के 9:30। तो अब हम आगे चलते हैं। तो एक साइड के पॉकेट में जहां नदी के पास का जो काम ये चल रहा है युद्ध, वो इस तरह से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि राणा प्रताप ने देखा कि वहां के जो हरा एडवांस फोर्सेस है वो पीछे भाग गए हैं और थोड़ा अपना प्रॉब्लम भी चल रहा है वहां नदी के पास। तो उन्होंने एक दूसरी जगह एक खोल दी जिसको हम करते हैं वी कॉल अनदर बैटल जोन ही क्रिएट स्टार्टेड ओपनिंग अप। और ये इन्होंने ये जो एरिया है यहाँ से आप देखेंगे मेरे कर्सर के साथ अपने हाथियों का झुंड और हाथियों की जो फोर्सेस है वो इधर से बाहर निकाली। ये पहले हाथी चले जा रहे हैं और यहाँ ये जो है हरावल का जो उनकी तरफ से लेफ्ट फोर्सेस है जहाँ गाजी खान और शाहजादे वगैरह वो जो सरदार थे और उनके ट्रूप्स थे वो यहाँ इधर उधर थे। अब ये हाथी कम से कम 10-12 हाथी आए थे, उसके पीछे पीछे घोड़सवार थे मेरे ख्याल से अबाउट 100-150 एक कंपनी वाले के साथ ऐसे कहो, और वो आज जा रहे हैं। अभी ये हाथी आगे आगे आ रहे हैं। अब हाथी के सामने आप खड़े तो नहीं रह सकते ना, तो ये जो गाजी तथा शहजादे बंधु है उनके जो लोग हैं वो पीछे पीछे भाग रहे हैं जा रहे हैं।
हाथी आ रहे उनके आगे, और इन दोनों के पीछे-पीछे घुड़सवार है। हाथियों की स्पीड तो कम है, इसीलिए घुड़सवार इन हाथियों को पीछे करके ये अभी भागने वाले उनके पीछे जा रहे हैं। ये भागने वाले जो फोर्सेस है मुगलों के, वो बिल्कुल इतने भाग जाते हैं कि वो बनास नदी पार करके वो मोलेला की तरफ भाग गए। ये एक सिचुएशन, ये सब अभी देख रहे, ये है राजा मानसिंह या कुंवर मानसिंह हम कहें, ये बैठे हुए एक हाथी के ऊपर, और राणा प्रताप भी एक हाथी पर बैठे हुए। दोनों हाथी वैसे दूर है, लेकिन फिर भी दोनों बोथ आर कमांडर्स। ये छोटा सा एक स्लाइड है जिसके ऊपर वो बदायूं कहता है कि बड़े नाम और काम छोटे या खोखले। तो वो कह रहे हैं कि ये जो भागने वाले थे गाजी खान और सीकरी के राजकुमार दोनों भाई, वो देख करके वो बाद में कभी आए ही नहीं मैदान में। तो वो मैं ये यूँ करूँगा, मैं वो करता हूँ, मेरी ये बात है, ये सब हमेशा आपको देखा है तो अभी मिलिट्री के हमारे यहाँ इसमें ऐसी बड़ी-बड़ी बातें करना हो तो हमारे लिए शाम का जो हाथ में हो दारू का जाम, तो वो बातें ऐसी ही चलती रहती है। तो ख़ैर वो छोड़िए, वो एक इतिहास में इसके लिखा गया है, इसलिए मैं एक स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि ये अभी 10 बजे के आस-पास ये घटना हो गई हो। तो हम चलते हैं 10:30 बजे। 10:30 बजे आपने देखा कि जो हाथी का बल था वो अ, ये आने के कारण ये सभी जो ये मुगलों की सेना इस नदी के पार चली गई, और ये घोड़दल जो है घोड़ों की अ, महाराणा प्रताप की तरफ से जो घोड़दल है वो आगे जा करके उन्होंने क्या किया, तो यहाँ मुगलों की तरफ से जो तोपखाना था वो यहाँ था, और तोपखाने के साथ गोला बारूद वगैरह वो सभी जो भंडार था उसको उड़ा दिया। ये सबसे ये इस जो लड़ाई है उस लड़ाई का सबसे इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन ये है, बात ये है कि ये जो तोपें और गोला बारूद मुगलों की तरफ से लाई गई थी 250 300 350 किलोमीटर दूर से, उनका उद्देश्य ये था कि ये तोपों और गोला बारूद से वो गोविंदात की जो ये दरवाजे है किले के उसको तोड़ देंगे। लेकिन ये उनकी जो ये है, ये तोपें और ये तोड़ना, ये महाराणा प्रताप की एक स्ट्रैटेजी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल था कि यहाँ उनकी तोपों को इधर ही खत्म करो। ऐसे करो कि ये तोपें कोई काम ना करे। और ये उद्देश्य उनका सफल हो गया। और क्योंकि ये पूरा जो फ्लैंक है ना लेफ्ट साइड वाला, वो भाग के चला गया, तो ये जो यहाँ रखा हुआ था, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द बैटल वाज दिस, ये जो तोपों और गोला बारूद के ऊपर हमला करना। ये जब हो रहा था तो एक इधर देखेंगे, ये दोनों जो हाथी, ये इधर है महाराणा प्रताप, और ये कुंवर मानसिंह, ये दोनों आमने सामने आ गए थे, लेकिन इतने नजदीक नहीं आए थे, फिर भी दोनों की तरफ से जो भाले और इसकी थोड़ी सी ये हो गई, कोई थोड़ी सी चकाचक जिसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एक साइड में ये है और दूसरे साइड में, अब जाकर के मानसिंह को ये पता चला कि यार मैं यहाँ हूँ और कहीं गलती से मुझे लग जाए तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मानसिंह ने अपने नियंत्रण के लिए वो वापस चले गए इस साइड अपने हाथी के ऊपर। और मेवाड़ वाले अब देखिए, मेवाड़ की तरफ से यानी महाराणा प्रताप की तरफ से दो बातें हो गई। एक कि यहाँ ये जो तोपखाना है, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ तोपखाना, वो नॉन इफेक्टिव हो गया। दूसरा, ये वो जब आमने-सामने आ गए थे, तो इधर उसको वापस जाना पड़ा। तो दीज़ आर द 2 इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दिस बैटल, कि जिसके कारण हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप की मेवाड़ सैनिकों की वो एक थोड़ी-सी सरशी है ना कि दे आर ऑन दी उनकी अच्छी एक हो रही है पोजीशन। अब जब ये देखा महाराणा प्रताप ने कि हमारी एक ऐसी पोजीशन आ रही कि अब हम डिसाइसिव बैटल विन कर सकते हैं, तब उन्होंने अब उनके जो सभी सरदार थे और उनकी तरफ से काम खेलने वाले, जो आप अभी आपने देखा होगा कि एक दूसरा या तीसरे तीसरे वाला जो ये था अपना उनका छावनी थी,
उस छावनी में जो सभी सरदार और उनके जो लोग थे, उनको बोला कि चलो अब आप आ जाओ, क्योंकि अभी वो अब मुगलों को हम परास्त कर ही सकते हैं, क्योंकि उनका वो भाग रहे हैं। ये जब आप हो रही है सिंबॉलिक अभी देख रहे हैं, और ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये वो बाद में जाकर के रक्त तलाई का ये है जगह। अब आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है, ये कलर के ये सभी है मुगलों मेवाड़ की फोर्सेस, और ये मेवाड़ की फोर्सेस वालों को वो भगा रहे हैं ऐसे करके, और उनको बनास नदी के पीछे भेजना है, और जित हो सके जिनको काट कूट करके मार देना है। ये सभी ये लोगों के मैं नाम दे रहा हूँ, ये सब जो सरदार थे उनकी तरफ से खेल रहे थे, क्योंकि मैं इसके बीच में नहीं जाना था कि ये डोडिया कहाँ थे और वो यहाँ कहाँ थे, वो और जो इम्पोर्टेंट है वो आएंगे तो अगली स्लाइड्स में आ जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो एक मानसिंह जो यहाँ खड़े हुए हैं, वो उनको अब परेशानी है कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, अपना तोपखाना भी गया और ये इधर वाला ये यहाँ ये सेंटर में आकर के वो ऐसा उधम मचा रहे, तो हम भाग रहे। तो उसने इनका जो भाई है माधो सिंह, उसको बोला कि भाई अब आप अपने को वो उज़्बेक का मेहतर खान करके एक है, उसको बुलाओ, उसके घुड़सवारों को, अभी टाइम आ गया। तो ये जो रिजर्व फोर्सेस में कह रहा था ना, चंदाउल करके, वो रिजर्व फोर्स में बैठे हुए थे ये उज़्बेक कमांडर मेहतर खान। वो ये देखिए, ये ऐसे मैं एक सिंबॉलिक चित्र दिखा रहा हूँ। ये मेहतर खान और ये उज़्बेक वगैरह आपको आज के संदर्भ में थोड़ा-सा दे दूँ, तो आज के संदर्भ में अफ़गानिस्तान में जो ये तालिबान और उनके जो छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं, उनके अंदर वाले जो लोग होते हैं ना, वो मोर और लेस ऐसे हैं। अब घोड़े तो है नहीं, लेकिन जो भी है उनके पास थोड़े से शस्त्र, लेकिन उनका ये तरीका, उनके कपड़े पहनना, ये सब, ये उसी तरह का है। उसमें से उज़्बेक भी एक अलग एक उनकी ये है न कबीला है। ये सभी कबीले वाले पिछले हज़ारों सालों से अपने-अपने कबीले के साथ रहते थे, और उनमें से बीच-बीच में उनकी मारा-मारी होती थी। तो उसमें से एक उज़्बेक कमांडर जो मुगलों की तरफ से था, उस ये उनको मिला हुआ था, तो उसको अभी उन्होंने बोला इसको निकालो बाहर। अब आप ये जो है ना, ये उज़्बेकी जो कमांडर है, आज भी उनकी एक विशेषता है कि ये ऐसे घोड़े पर आते थे और भिनभिनाते हुए घोड़े आगे दौड़ रहे हैं, और बड़ी धूल खुली, और उनके घोड़े पर बैठे-बैठे वो तीरंदाजी कर के सामने वाले को मार देते हैं और काट देते थे। तो ये उनकी स्पेशलिटी है, और वो उनका एकदम झुंड में एक समझ लो कि 200-300 ऐसे आ जाएँगे आपके सामने, तो नेचुरली आपको पीछे भागना पड़ेगा। तो ये जो मिहत्तर खान का एक रोल है, या मिहत्तर खान की जो सेना वहाँ आ गई, उससे पलड़ा कैसे बदल गया, वो अभी हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अभी, और ये जो मैं अभी बात कर रहा था, ये सभी जो है यहाँ बैठे हुए मेवाड़ की सेना की तरफ से लड़ने वाले सरदार और उनके सैनिक, अब इनके ऊपर उज़्बेक वाले तीनों तरफ से आगे आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अभी हाथी पर बैठे हुए थे मानसिंह, कुंवर सिंह यहाँ इधर, जिन्होंने हाथ करके सबको बुलाया, वो अब ये देखिए जो भाग रहे थे ना पहले मुगल सैनिक, वो अब उल्टा मुँह करके इनकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता चला कि अब ये आ गया अपना सरदार मिहत्तर खान, तो अब अपना अब फिर से वो अटैक करने के। अब आप देखिए ये यहाँ अटैक कर रहे हैं, ये उल्टे भागे हुए वो फिर से वापस आ गए, और ये देखिए ये तीनों तरफ से 1, 2, 3 तीनों तरफ से ये ऐसे घिर गए मेवाड़ के सरदार। अब ये मेवाड़ के सरदार घिरे हुए हैं ये देख कर के, क्योंकि अभी भी राणा प्रताप हाथी पे है, तो वो अभी आप क्या चाल करते हैं? ये यहाँ अब आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप को ये लगा कि मैं हाथी पे बैठा हूँ, तो मेरे लिए हाथी की स्पीड, हाथी का एक मैनूवरिंग का एक लिमिटेशंस है हाथियों के भी। तो ये मुझे अभी हाथी का कोई काम नहीं रहेगा, अब मुझे नीचे उतर करके घोड़े पे आना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ एक कॉर्नर ये है, देखिए अभी आजकल भी वो माता का एक टेम्पल है, एक छोटी-सी टेकड़ी है, उस टेकड़ी के पीछे ये सभी जो चेतक या ऐसे बहुत सारे जो घोड़े हैं, एक एक कैंप यहाँ लगा हुआ है, उसमें एक चेतक भी है। तो वापस आते हैं राम प्रसाद हाथी के ऊपर से, वो नीचे उतर के महाराणा प्रताप अभी चेतक पर
बैठे हुए। इनका उद्देश्य ये है कि मैं ज़रा अब मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब मुझे इस साइड में जाना है या उस साइड में जाना है, क्या करना है, ये मैं डिसीज़न मेकिंग के लिए मेरे लिए ये घोड़े पर सवारी करना ज़्यादा अच्छा रहे। तो आप दूर से देखेंगे तो आज भी आप दिखाई देगा कि ये ऐसे तीनों तरफ से जो घिरे हुए हैं और जो अभी यहाँ उनको अभी कोई ये नहीं ना, नोबडी इज़ एबल टू गिव देम सपोर्ट। ये अभी अटक गए वो अंदर, ये ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। तो और वो जो अभी मैं कह रहा था तोपखाना, जो मुगलों का तोपखाना था, वो उन्होंने ये इस साइड आपने देखा कि अभी रक्त-तलाई मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी उसकी कोई ये नहीं है। ये कुंवर मानसिंह हाथी पे है और उन्होंने मुगलों का हाथी खाना बाहर निकाला। अब मुगलों को लगा कि भई हम अब जीत रहे हैं, तो अभी हाथी हमने जो हाथियों का बल है वो निकाल लेते हैं। जब उन्होंने देखा तब राणा प्रताप ने सोचा कि भई अभी एक दूसरी एक जगह खोल दे है एक बैटल, ताकि ये हमारी यहाँ की जो जीत ये हो रही है और हमारे जो सरदार यहाँ अटक गए, उनको निकालने के लिए एक प्रेशर ग्रुप यहाँ तैयार होना चाहिए और ये बैटल में यहाँ हम बैटल करेंगे। इनको लगता है कि हम वैसे ही हम जीत रहे हैं, तो इनको ऐसे ही हाथियों तो ये दोनों के हाथियों के दल का अलग-अलग उद्देश्य है, फिर भी दोनों चाहते हैं कि हाथियों का युद्ध हो। तब बचे हुए हैं 12 दोपहर के। भी 12 और साढ़े 12 के बीच में हम देखते हैं कि दोनों तरफ से हाथियों का झुंड आना शुरू हो गया। जब हाथी आते हैं तो आप देख सकते हैं वो उनके सामने खड़ा नहीं कोई रह सकता, वो सब लोग भाग जाते हैं इधर-उधर। और ये हाथियों की एक विशेषता ये है कि उनके दाँतों पर नुकीले खंजर लगे हुए हैं। वो दहाड़ते हाथी जब सामने आ जाते हैं सैनिकों के, तो खुद को बचाने के लिए भागना पड़ता है सामने। ये जो हाथी है उसके ऊपर जो महावत बैठे हैं, उनके हाथ में अंकुश जैसे वो होता है, उसके से वो कंट्रोल करते हैं। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये हाथी जो सिखाए हुए ट्रेंड है, महावत जो ट्रेंड है, उनको उनकी रक्षा करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। वो क्योंकि वो ट्रेंड है तो इसीलिए उनका एक स्पेशलाइजेशन है। तो उनके पीछे-पीछे हर एक हाथी के आस-पास इर्द-गिर्द अबाउट 30 टू 50 हेल्पर्स आर देयर। हाथियों के साथ वो चलते रहते हैं और वो जैसे भागेंगे आगे आगे जाएंगे तो वो सभी सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ कंपोजिट फोर्स फॉर एवरी एलिफेंट एंड देर आर एटलीस्ट यहाँ तो 10 से ज्यादा एलिफेंट्स ऐसे कंपोजिट ये थे, वो आगे पीछे आ रहे थे एक दूसरे के सामने। वो कैसे है वो क्या वो आप हम थोड़ा आगे जाकर के देखेंगे। ये आप इस साइड में देखिए, ये जो अभी दिखा रहा हूं मैं, ये एक सिंबॉलिक दृश्य है। वैसे ही ये तो डिस्प्ले है कहीं उधर थाईलैंड में, लेकिन आप देख सकते हैं अलग-अलग तरह के लेंथ के ये सभी स्पीयर्स और लैंसर्स ये सब रखे हुए हैं। अब यहाँ है वो महावतों की मारामारी हो रही है। वैसे वो मारामारी महावतों की नहीं है, हमें सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं वो। यहाँ बैठा हुआ जो बॉस है या जो कमांडर है, वो और इधर के कमांडर के बीच में हो रहे और इसके ये रखा हुआ सब सामान उसका है वो देने के लिए पीछे से एक सप्लाई लाइन है। इस सप्लाई लाइन के ऊपर ये पूंछ के ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है ऐसे। वो एक वो अब यहाँ नहीं दिखाई देगा और वो यहाँ ग्राउंड में खड़े हुए जो लोग हैं ना, उनके यहाँ से वो सप्लाई लाइन यहाँ है, यहाँ से वो उधर देती है और यहाँ से वो जो पूंछ के ऊपर बैठा हुआ है वो यहाँ डाल देता है। और ऐसे खाने बने हुए कि वो ये भाला खत्म हो गया, ये जो खत्म तो ये और दे दो ऐसे करके। तो ये दोनों तरफ से सो ये यहाँ एक साइड ये कंपोजिट इनकी फोर्स है, एक साइड में इनकी फोर्स है। जस्ट समझ लेने की बात है। तो हम अभी अब आप देखते हैं कि जिनके संदर्भ में इस लड़ाई में हाथियों के नाम लिए गए थे, उसमें एक है लूना इसको बोलते हैं। तो ये लूना मेवाड़ की तरफ से और दूसरी तरफ से गजमुक्त करके थे। उन दोनों का आमने-सामने टकराव शुरू हो गया। अ, थोड़ा-सा अब ये सिंबॉलिक है। अब हुआ ये कि कुछ हाथियों की जब ये होती है, वो एक-दूसरे को धक्का देते हैं सूंड से या ऐसे, और जो हाथी बैठ जाता है, वो हार गया ऐसा माना जाता है। और जो जीतने वाला हाथी है, वो और उसके ऊपर बैठे हुए जो ये है सरदार या सैनिक, वो
बैठे हुए या जो नीचे झुके हुए हैं, उस हाथी को मार देते हैं और वो हाथी के ऊपर बैठे, यानी कि वो एक सिचुएशन ये है कि हाथी बैठ गया कि समझ लो कि वो काम का नहीं रहा, यानी वो हार गया। तब जाकर के गजमुक्त के ने वो लूना को मार गिराया, जो अभी ये मैं सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ कि वो जो लूना करके हाथी है, जो मेवाड़ की तरफ से लड़ रहा था, वो गिर गया है, तो और वो मर गया समझ। तो उसके बाद गजमुख और उसके और भी 2-4 जो हाथी है वो एक साइड में, और दूसरा जो मेवाड़ का हाथी है राम प्रसाद, जिसके ऊपर महाराणा प्रताप पहले बैठे हुए थे और वो नीचे उतर करके और कोई दूसरे वहां बैठ गया था। अब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। अब दोनों के एक दूसरे के सामने अभी वो धक्का बुक्का मार कर रहे, और अपनी शक्ति से अब वो मैं जीत रहा हूँ या तू हार रहा है, ऐसे करके वो हाथियों की लड़ाई है। सिर्फ हाथियों को गाइड करने के लिए ऊपर वो महावत बैठे हुए, और एक साइड समझ लो कि महावतों का भी एक लिमिटेड उनके ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि हाथी हाथी से जब टकराते हैं तो वो उनकी स्टाइल, उनकी लड़ाई हो शुरू हो जाती है। खैर, तो अभी ये राम प्रसाद मेवाड़ वालों की तरफ से, यानी महाराणा प्रताप की तरफ से, और मुगलों की तरफ से गजमुक्त की लड़ाई है, मैं सिंबॉलिक दिखा रहा हूँ। वो पहले वाला है जो ज्यादा क्लियर पिक्चर मैं अभी दिखा रहा हूँ। अ, तो ये जो है, अब ये गजमुक्त का ये होना क्या, विनर होना, ये मानसिंह की तरफ के लोगों की, यानी मुगलों की तरफ से एक बड़ी एक ये थी, विजय थी। अब वो विजय है, और उसको ठीक और आगे लाने के लिए बाकी वाले हाथी भी अभी मुगलों मेवाड़ की हाथियों के सामने जाकर के खड़े हो गए, और वो एक दूसरे को टकरा रहे हैं, धक्के मार करके गिरा रहे हैं। इस संदर्भ में अब ये एक नया खतरनाक मोड़ आ गया। ये खतरनाक मोड़ अब देख लो, तब तक ये कोई 1.5-2 घंटे की चल रही है, तो अभी दोपहर के 2 बजे हुए, और ये है वो राम प्रसाद। राम प्रसाद जो मेवाड़ की, यानी राम प्रताप की तरफ से, महाराणा प्रताप की तरफ से जो वाला हाथी है, उसका एक स्पेशल स्टेटस था, और वो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एलिफेंट्स, ऐसे करके बोला गया था कि ही वाज मोस्ट वेल ट्रेन्ड। तो इसके ऊपर जो महावत था, वो कहीं आगे जाकर के वो गिर गया। तो अभी ये महावत को पाँव पकड़ करके उसको फिर जगह बैठाने के लिए है हाथी, यानी राम प्रसाद कोशिश कर रहा है। लेकिन तब हाथी को पता चल गया कि ये इसका कोई काम नहीं है, वो मर गया। तो वो छोड़ दिया। जब ये छोड़ दिया, तब तक हुआ ये कि दूसरे, यानी मुगलों की तरफ से जो हाथी थे, वो उस हाथी के साथ वो लेके आ गए, कि उनको पता चला कि ये महावत अभी तो मर गया, तो ये दोनों हाथी आस-पास आ गए। ये है राम प्रसाद, और ये है उनकी तरफ से समझ लो गजमुक्त है। तो ये इनका जो महावत है, वो इधर से जंप मार करके इधर आ गया, और अब कंट्रोल राणा प्रताप के तरफ से करने वाला राम प्रसाद के ऊपर कंट्रोल आ गया, मुगलों की तरफ से चढ़ने वाला एक माहौद के हाथ। और ये एक इसलिए डिसाइसिव हो गया, क्योंकि अब ये हाथी मुगलों की तरफ से हो गया, और जो हाथी एक साइड से, यानी समझ लो कि लेफ्ट से राइट आ रहा था, अब वो उसको उल्टा घुमा करके मुगलों के इसने उसको फिर से लेफ्ट, यानी महाराणा प्रताप के बाकी वाले हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया। अब ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा डिसाइसिव एक बात हो गई, और होते होते ये जो महावत का काम है, जिसको वो हम कहेंगे ना, ये दिस इज ए डेयर डेविल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ दिस महावत। अब ये यहाँ से चढ़ा या कहीं नीचे से चढ़ा, वो मैं छोड़ देता हूँ। वो बात यह है कि इसके ऊपर कंट्रोल आ गया, और ये कंट्रोल आने के बाद यही राम प्रसाद अब जा करके मेवाड़ के फोर्सेस के ऊपर चढ़ाई करने लगा। वहां वो ये हो गया, एक हाथी को देख करके बाकी वाले जो हाथी है, उन्होंने भी ये सब अपने मुंह उल्टे कर दिए, और वो पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे। ये एक बहुत ही खतरनाक जो जिसको कहते हैं ना मोड़, ये आ गया इस बैटल में। अब आगे चलते, अब ये जो है वो देखिए, ये भी अपने ही इसमें लोगों फोर्सेस के ऊपर वो उधम मचा रहे, ऐसे एक सिंबॉलिक मैं आपको दिखा रहा हूँ चित्र। अब देखिए कि एक साइड में जो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट हाथी है, वो अपने विरुद्ध हो गया।
एक साइड में जो वहां फंस गए हैं वो बाकी वाले सरदार और उनकी सेना, वो जो अभी अ, मेहतर ने जो उनको घेर लिया हुआ है, ये दोनों तरफ से वो जो एक प्रॉब्लम हो गई है, तो एक मिलिट्री कमांडर को उसके ऊपर एक सुझाव, ही हैज टू टेक सम एक्शन। तो महाराणा प्रताप को पहले से ही है उनके प्लान के हिसाब से, मैं पीछे रहूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, और ये सब जो मेरे फोर्सेस काम करते रहेंगे और मैं कंट्रोल करता रहूंगा, ये इनका प्लान था। समझ लो कि ये सब हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो वो मुगलों की सेना जब हल्दी घाटी के संकरे रास्ते में आ जाएगी, तब उन्होंने एक फिर से एक कंपनियां भीलों की वहां रखी हुई है। तो अभी हमें सिर्फ उनको भगा देना है नदी के उस पार, बनास का, ये उनका उद्देश्य है। अब लेकिन ये सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई है महाराणा प्रताप के लिए, इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत जोखिम वाला एक काम किया। वो एकदम अचानक कूद पड़े। किसके, ये आप देखिए, ये जो है ना, ये हाथ में भाला लेकर के, ये है महाराणा, ये अपना मानसिंह, मानसिंह के हाथी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हर एक कमांडर का एक स्पेशल, उनका एक रिजर्व एक फोर्स होता है, हु इज एक्चुअली गिविंग ए सपोर्ट एंड सिक्योरिटी टू हिम। तो ये फोर्स को पीछे छोड़ करके महाराणा प्रताप एकदम इस हाथी के सामने खड़े जाकर के जाने लगे। अब उनके जो रिजर्व, ये जो उनके स्पेशल फोर्स थे टास्क, वो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, और उनको पता नहीं चल रहा ये जा कहाँ रहे हैं, ये अपने महाराणा प्रताप। तो वो जा रहे थे इसके सामने, क्योंकि वो एक डेस्परेट मूव हो गई थी, ये समझ। जैसे है ना, बहुत हताश मानसिकता में वे साहसी चाल चलकर कुंवर मानसिंह को मारने की तीव्र इच्छा उनको हुई, और वो उधर चले दौड़ गए। और वो बेटा एक सिंबॉलिक वहाँ सेंटेंस है, वो मानसिंह को देखकर कहते हैं, मैं महाराणा प्रताप यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, चलो खेल लेते हैं। ऐसे करके एक वो एक सेंटेंस प्रसिद्ध है। और इस यहाँ चेतक को उन्होंने बोला, अरे एक होता है ना, तब जैसे अपन कुत्तों को, अपने पालतू लोगों को एक उसकी एक भाषा होती है, वो जो उसका मास्टर होता है उसके साथ वो बोल पुचकारता है, जो ऐसे कुछ खाने के लिए ऐसे, वैसे ये जो ट्रेन्ड हॉर्सेस है उनको पुचकार करके उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तुम्हें हाथी के ऊपर, हाथी के साथ सामने खड़ा होना है। कोई भी जो एलिफेंट के सामने वैसे कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई भी जानवर दूसरा, हर एक जानवर को अपनी जान प्यारी है। फिर भी ये ट्रेंड होने के कारण चेतक ने वहां हाथी के ऊपर अटैक करने की एक पोज ले ली। तो वो अभी अभी देखते हैं, ये जो अभी मैं कह रहा हूँ कि ये सब पीछे वाले जो है ना, वो प्रशिक्षित घोड़ा दुश्मन के सामने वो चला गया, और ये जो निजी भील रक्षक थे वो पीछे पीछे दौड़ गए, अभी ये पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसे करके। दिस इज दैट सिंबॉलिक पोस्चर ऑफ महाराणा प्रताप एंड मानसिंह। और ये दोनों का एक साइड में हाथी है और एक साइड में घोड़ा है, और ये जो कान के आसपास इन चेतक के जो ये आगे वाले खुर जिसको बोलते हैं, वो ऐसे है, और इसी एंगल में ये एकदम वो सामने आकर के अभी एक 5 या 10 सेकंड के आसपास के ही टाइमिंग में इस इनको भाला फेंक करके मार देना है, ये बैठे हुए मानसिंह को। तो बात ये है कि ये तब जाकर के इनके खुर है, वो हाथी हिल रहा है, ये खड़ा हुआ है, यू कैन इमेजिन कि कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन। खैर चलो, तो हम आगे जाकर के वो पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तब हुआ क्या कि ये हाथी के वो जो खंजर जैसे या तलवार जो थी, वो हाथी अपनी सूंड से घुमा रहा था, और वो हाथी का ये है पाँव चेतक के, इसको उसके खुर को लग गया ये जो तलवार है वो, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है इसके कारण दर्द और पीड़ा हो रही थी चेतक को, फिर भी चेतक अपना बैलेंस न खोते हुए गया और ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जाने लगा। तब जाकर के दो चीजें हो गई। एक, कुंवर मानसिंह जो थे उनको पता चला कि मैं अभी बहुत आगे आ गया हूँ, मुझे पीछे जाना है, इसीलिए वो उन्होंने हाथी को पीछे करके वो अपने साइड में चले गए रिजर्व सिक्योर करने के लिए।
और दूसरी जगह ये मानसिंह के ये झाला मानसिंह जो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले नंबर 2 हम कह सकते हैं, वो उनके पीछे आ गए और उन्होंने कहा, "आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ वहाँ क्यों गए? क्या आपका प्लान क्या है? आप आपने वो हमारे प्लान के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा।" ऐसे करके दोनों में से कंसल्टेशन हो रही है। ये है वो झाला मानसिंह और ये है महाराणा प्रताप और उन्होंने बोला कि नहीं हमारी प्लान के हिसाब से इन लोगों को हमें हल्दी घाटी में उनको लाना है ताकि हम हल्दी घाटी में उनका उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देंगे। तो ये ही सेड यार ठीक-ठीक यू आर राइट मैं ज़रा जोश में आ गया था। तो ऐसे कह कर के वो अभी पीछे जा रहे हैं। ही इज़ नाउ रिट्रीटिंग टुवर्ड्स द हल्दी घाटी दैट हल्दी पास। नाउ ही इज़ गोइंग इंटो हल्दी घाटी और यहाँ भील जो है वो बैठे हुए हैं ये इनके आने के इंतज़ार करते हुए। होते-होते 10 किलोमीटर का एक ऐसे डिस्टेंस है वो वहाँ उसके बाद एक आता है क्या बोलते हैं नाला। वो नाला वैसे सूखा था लेकिन उस नाले के ऊपर से वो उनकी क्योंकि टांग को लगा हुआ था तो चेतक को नाला पार नहीं करना है। वो नाले के बीच में ही वो नीचे गिर पड़े। एक 10-15 फुट का एक ये होगा। तो दोनों वहाँ गए हुए हैं और यहाँ वो देखिए ये दोनों भी घायल हो गए वैसे। और तब तक मैं अभी ये बता दूँ कि यहाँ जो घिरे हुए थे, तो मेरे ख़्याल से 200 के प्लस-माइनस जितने होंगे, वो यहाँ मरे और उनके पूल रक्त से वो रक्त तलाई बन गई। क्योंकि तब तक 4:30 बजे के आसपास बहुत एक बारिश ज़ोर से हो गई और बारिश के कारण भी ये ब्लड का एक पूल यानी एक ऐसा ये हो गया। तो सिम्बॉलिकली इसको अभी ब्लड पूल बोलते हैं, रक्त तलाई। ये आजकल यहाँ एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है। ख़ैर ये सब लड़ाई होने के बाद क्या-क्या हुआ वो अब टाइम के वजह से मैं अभी नहीं बताऊँगा। ये 3 तरफ से वो मुगलों की सेना गोगुन की तरफ निकल पड़ी, लेकिन गोगुन में आने के बाद क्योंकि उनका तोपखाना पहले से ही खराब था और टेम्पररी कोई रिपेयरिंग करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए बाद में जाकर के गोगुंदा में उनको बाहर ही महीना 2 महीने वहाँ निकालने पड़े और बहुत बड़ी बुरी हालत हो गई और उनके जो मुगल सरदार थे वो कंप्लेंट करने लगे और उन्होंने अकबर को बोला ये पता नहीं ये तो इस बंदे को तो कुछ आता ही नहीं है इसने गोगुंदा ऐसे लगा हुआ हमें खाने के लिए नहीं पीने के लिए नहीं हम ऐसे ही हम तरस रहे हैं और इसलिए हम वापस आ गए और गोविंदा बाद में जाकर के अंदर रहने वाले बहुत कम जो लोग थे वो सरेंडर हो गए लेकिन गोविंदा जीतने का कोई मजा ही नहीं आया और बाद में कुंवर मानसिंह को महाराणा अकबर ने एक सॉर्ट ऑफ एक पनिशमेंट और इसको एडमोनिशन कहे कि जब उनको 2 साल तक अपने दरबार में आने के लिए मना कर दिया था ये समझ में वाली बात है चलो ये हो गया पोस्ट ये जो अभी मैंने बताया वो है तो ये बात हो गई तो ऐसे करके थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पुष्पेंद्र करजाली लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र ब्रिजेश सिंह हेमंत महाजन सर पांडुरंग बलकवड़े श्री मोहन माली जी जिन्होंने वहाँ हल्दी घाटी में एक बहुत बड़ा एक सुंदर एक निर्माण किया हुआ है अब वहाँ जाएंगे तो हल्दी घाटी का पूरा वहाँ सब दिखाई देंगे और शोज और वो ऐसे और बाकी लोगों का मैं धन्यवादी हूँ क्योंकि उनके कारण ही मैं ये सभी प्रेजेंटेशन बना पाया और और एक है श्रीजी महाराणा जो आजकल के महाराणा के वंशज है उन्होंने जो सामग्री मुझे प्राप्त करवा दी है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। बहुत ही रुचिकर व्याख्यान था और किसी भी युद्ध को मिलिट्री एंगल से देखना वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने उसी एंगल से हमें बताया कि युद्ध तो हुआ, कौन जीता वो कौन हारा अलग बात है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनकी प्लानिंग क्या थी, वो करेक्ट चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझाई जो अच्छा लगा। ये मेरे जो अभी प्रेजेंटेशंस है सभी ई बुक के फॉर्मेट में हैं वो आप मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा और 50 रुपए की बहुत ही कम कीमत में ये सब प्रेजेंटेशन आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें आप डिटेल में आप जो जो प्रेजेंटेशन में मैंने बातें बताई वो पढ़ सकते हैं और आगे जाकर के और किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं इट इज फॉर स्प्रेडिंग दिस वर्ड और द ग्रेटनेस ऑफ दिस अवर बैटल कमांडर्स
perspective of the principles of war, selection and maintenance, aim, and Yes. combat period, from Okay. that angle, from those principles of war, which principle was the reason for this battle to be lost? Was it a logistics problem? Was it combat superiority? I'm sure you know combat superiority Okay, is you go ahead. Yeah. not the total number of troops, but the troops in contact at that particular time, at the particular point. Correct. Or was it morale? Was it I couldn't attend the entire part of it, and I didn't. Okay, I'll just sum up what you are saying. These principles, which principles were applied in this? Actually, these principles actually made by these management masters. The 1, 2, 3, 7, like that. These 10 principles were not applied. There's some had a mixture of all. And the ding dong style of battle, sometimes the war was from Maharana side, and that is how it was going. The superiority of technology, superiority of forces, superiority of the war elephants, these are the 3-4 highlights of this particular battle.